स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। तो हम लोग इंडियन हिस्ट्री का सीरीज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग का सिंधु घाटी सभ्यता का थ्योरी क्लास प्लस उसका एमसीक्यू भी हो गया है। लगभग हम लोगों ने 100 एमसीक्यू किए थे, 100 या फिर 106 एमसीक्यू। अब हम लोग क्या क्या करेंगे आज, उसका आगे का चैप्टर क्या है आपका, वैदिक काल है ना। तो वैदिक काल का देखेंगे। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटे हम लोग, ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक काल आपका, और कौन सा है आपका एक उत्तर वैदिक काल, है ना। तो और इसका टेन्योर क्या है, 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और इसका क्या है आपका 1000 से 600 ईसा पूर्व। इसके पहले जब सिंधु घाटी सभ्यता देखे थे तो हम लोग टेन्योर क्या लिए थे उसका, 2300 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व लिए थे। ठीक, तो आज वैदिक काल में हम लोग त्रिवैदिक काल कंप्लीट करेंगे। ठीक, फिर इसका जो नेक्स्ट होगा लेक्चर वो उत्तर वैदिक काल होगा। फिर जब हम लोग एमसीक्यू करेंगे तो पूरा वैदिक काल, जिसमें त्रिवैदिक काल के भी क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के भी क्वेश्चन, और वैदिक सभ्यता में जो भी पुस्तकें रचनाएं हुई है ना, उपनिषद, उन सभी का मिला के एक एमसीक्यू क्लास अलग से आपका होगा। तो आज हम लोग त्रिवैदिक काल को कंप्लीट कर लेते हैं, जिसका टाइम क्या है 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इसमें आर्य के बारे में मुख्यतः रूप से पढ़ेंगे। जैसे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़े थे, तो उसमें हम लोग देखे थे कि बाढ़ के कारण, मार्शल और मैके का कथन है कि बाढ़ के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हुआ है, पतन हुआ है। और उसी में मार्टिन व्हीलर और गार्डन चाइल्ड जो है ना, उनका कहना ये था कि आर्यों ने आके यहाँ पे आक्रमण किया, इसके कारण इनका पतन हुआ है करके। तो अब हम लोग आर्य के बारे में ही पढ़ रहे हैं। तो आर्य आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। आर्य आर्य का अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ। यह एक भाषाई विचार है। ठीक, ये जो आर्य है यह क्या है, एक भाषी विचार है, ना कि प्रजाति कि ये प्रजाति क्यों होंगे ऐसा कर। एक भाषी विचार है कि ये आर्य है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। ये अपने आप को क्या समझते थे, श्रेष्ठ। इनका मूल स्थान अभी भी क्या है, विवादास्पद है। ठीक, कि इनका मूल स्थान क्या हो सकता है ऐसा करके। तो सभी लोगों ने अपना अपना एक अलग अलग मत दिया। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने, यहाँ नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। जैसे कि यूरोप का सिद्धांत किन्होंने दिया है, विलियम जोन्स ने। किस आधार पे दिए हैं, संस्कृत एवं यूरोपीय भाषाओं में समानता है। संस्कृत और कौन सा, यूरोपीय भाषाओं में समानता है, उसके आधार पे यूरोप का सिद्धांत दिया है। किन्होंने यूरोप का सिद्धांत दिया है, ये पूछा जाता है ना, या फिर सुमेलित कीजिए करके दे देता है। यूरोप का सिद्धांत, उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत आपका, तिब्बत का सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत, फिर इधर इन लोगों का नाम चेंज करके सुमेलित कीजिए करके दे देता है। क्वेश्चंस बनते हैं इससे, तो ध्यान दीजिएगा। ठीक, यूरोप पहला क्या है, यूरोप का सिद्धांत। तो यूरोप का सिद्धांत किसने दिया है, विलियम जोन्स ने। इन्होंने संस्कृत और जो यूरोप है उनके आधार पर, भाषाओं में समानता के आधार पर उन्होंने क्या है, यूरोप का सिद्धांत प्रतिपादित किया है। किन्होंने, विलियम जोन्स ने। अब उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, तो ये कौन दिए हमारे, बाल गंगाधर तिलक जी। कौन दिया है, बाल गंगाधर तिलक जी। विभिन्न मत है उनका, अभी भी विवादास्पद है ना कि कहाँ से आए थे, कैसा था करके। तो उन्हीं के आधार पे विभिन्न मत जिन्होंने दिया है उसको हम लोग देख रहे हैं। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत किन्होंने दिया, बाल गंगाधर तिलक जी ने। तीसरा, तिब्बत का सिद्धांत। तिब्बत का सिद्धांत प्रतिपादक कौन है, दयानंद सरस्वती। ठीक, कंफ्यूज मत होना। उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत किन्होंने दिया है, बाल गंगाधर तिलक। ट्रिक के माध्यम से, यहाँ पे ट्रिक मत अप्लाई कीजिए, जो डायरेक्ट जैसे हैं वर्ड्स उनको आप याद रखिए। ठीक, बाल गंगाधर तिलक का हम लोग देख लिए उत्तरी ध्रुव, और दयानंद सरस्वती जी का हम लोग क्या देख लिए हैं, तिब्बत का सिद्धांत। ठीक, ये हिंदी से ही रिलेटेड है हमारा उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, बाल गंगाधर तिलक, है ना। उत्तरी ध्रुव देखिए, इसको रिलेट भी करना। जैसे उत्तरी ध्रुव, उत्तरी हमारा सर के पास, हम लोग उत्तर मान लेते हैं, पैर को दक्षिण, इस साइड को पूरब, इस साइड को पश्चिम। ठीक है, तो उत्तरी साइड हमारा क्या है, बाल है ना, बाल। तो उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत कौन दिया है आपके, बाल गंगाधर तिलक है। ठीक, तिब्बत, तिब्बत का सिद्धांत कौन दिए हैं, दयानंद सरस्वती। देखिए क्या बोलते हैं, चीन से जब यहाँ पे 1962 में जब बसाए, चीन के तिब्बत में जो लोग रहते थे उनको यहाँ पे बसाए थे, है ना, 1962 में, या वहां के लोगों को लाके। तो उससे रिलेट करके याद कर लीजिएगा कि एक स्वामी को लाके दिया सलाई करके, है ना, दलाई लामा, है ना। तो वैसे ही दयानंद सरस्वती, तिब्बत का सिद्धांत, ऐसे करके लिंक कीजिएगा। हम लोग दोनों को लिंक कर लिए। उत्तर साइड है हमारा, उत्तर साइड है ना, नीचे पैर दक्षिण साइड, तो उत्तर पे क्या है हमारा, बाल है ना। तो उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत दिया बाल गंगाधर तिलक, और हमारा जो तिब्बत का जो सिद्धांत है उसको कौन प्रतिपादक किए हैं, हमारे दयानंद सरस्वती जी। किस तरीके से रिलेट किए, चीन के
तिब्बत से जब इधर हमारे क्या बोलते हैं 1962 में इधर लाके बसाए थे ना वहां के लोगों को, जैसे मैन पार्ट में, हमारे छत्तीसगढ़ के मैन पार्ट में लाके बसाए थे, तो दलाई लामा जी आए थे, वैसे ही दयानंद सरस्वती जी तिब्बत का सिद्धांत दिए। दोनों रिलेट हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए मध्य एशिया का सिद्धांत दिए कौन दिया है, मैक्स मूलर। तो इसको भी मध्य एशिया मैक्स मूलर, मध्य एशिया मैक्स मूलर, है ना, ऐसे करके इसको कर लीजिएगा। अब इनका प्रमुख आधार क्या था, भाषाई समानताओं के आधार पर, ठीक। मैक्स मूलर भी भाषाई समानताओं के आधार पर। ऊपर का जो हम लोग विलियम जोन्स देखे थे, ऊपर का जो विलियम जोन देखे थे, उन्होंने क्या किए थे, संस्कृत और आपका कौन सा भाषा लिए थे, यूरोपीय भाषा लिए थे, ठीक। संस्कृत और यूरोपीय भाषा लिए थे कौन, विलियम जोन्स। क्या दिए थे, यूरोप का सिद्धांत। देखिए नाम से ही समझ आ रहा है यूरोप का सिद्धांत है ना, तो संस्कृत वर्ड और यूरोपीय भाषा का वर्ड, हाँ, है ना, यूरोपीय भाषा का वर्ड, ये दोनों को लिए हैं। अब कोई यूरोपीय आदमी ही होगा, विलियम जोन्स, है ना। और मध्य एशिया का मैक्स मूलर, माँ से मध्य एशिया, माँ से मैक्स मूलर, है ना। और बाल गंगाधर तिलक का देख लिए उत्तरी ध्रुव, और दयानंद सरस्वती जी का देख लिए हम लोग तिब्बत करके, ठीक। तो ये चारों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिवैदिक काल। अब आर्यों का विवादास्पद था, है ना, कहां से कैसे आए करके। अभी थर्ड स्लाइड में हम लोग देखे, यहाँ पे इनका मूल स्थान विवादास्पद था, है ना, सबके विभिन्न मत थे। तो चारों मत को हम लोग देख लिए, यूरोप का सिद्धांत देख लिए, यूरोप यूरोप का सिद्धांत देख लिए, उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत देख लिए, तिब्बत का सिद्धांत देख लिए, और मैक्स मूलर का हम लोग मध्य एशिया का सिद्धांत देख लिए, मैक्स मूलर का, है ना। तो अब उसके बाद हम लोग आते हैं त्रिवैदिक काल में। आज हम लोग त्रिवैदिक काल को पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे, ठीक। फिर इसके बाद हम लोग उत्तर वैदिक काल का नेक्स्ट क्लास में, फिर दोनों का, फिर उत्तर वैदिक काल और त्रिवैदिक काल का मर्ज एक एमसीक्यू वाला लेक्चर भी अपलोड हो जाएगा। तो देखते हैं त्रिवैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व, ठीक, लाइन से याद करते चलिएगा। 2300 से 1750 ईसा पूर्व आपका सिंधु घाटी सभ्यता जो पढ़े थे हम लोग, है ना। और यहाँ पे 1500 से 1000 ईसा पूर्व ये है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व आपका क्या रहेगा, उत्तर वैदिक काल। काल की जानकारी एकमात्र स्रोत, इस काल की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है आपका, त्रिवेद। क्या है, त्रिवेद से इस काल के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक। भारत आकर आर्य सबसे सर्वप्रथम कहां बसे, जब आर्य भारत आए तो सर्वप्रथम कहां बसे, तो पंजाब और अफगानिस्तान में, ठीक। कहां पे आपका भारत का नक्शा है, तो इधर पंजाब और अफगानिस्तान साइड में आके बसे। सप्त सैंधव प्रदेश, क्यों बोलते हैं इसको सप्त सैंधव प्रदेश, 7 नदियों का क्षेत्र है, 7 नदियों का क्षेत्र, इसलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश बोलते हैं। अब 7 नदियां कौन कौन सी हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। 7 नदियां, सिंधु तथा कुंभा, ठीक। 2 नदियां यहीं पे होगी, सिंधु तथा कुंभा, कहां पे है, सिंधु तथा कुंभा, ठीक, काबुल। अब सतुद्री, सतुद्री को क्या बोलते हैं, सतलज, ठीक, सतुद्री को क्या बोलते हैं, सतलज। और विपाशा, विपाशा को क्या बोलते थे, क्या बोलते हैं, व्यास। परुषणी, उसको अभी हम लोग क्या बोलते हैं, रावी। यही रावी पे क्या हुआ है आपका, हड़प्पा, हड़प्पा संस्कृति है ना, यहीं पे रावी, हड़प्पा के पास, हड़प्पा नगर के पास रावी, है ना। और मोहनजोदाड़ो कहाँ पे है, सिंधु नदी के तट पर, है ना। रावी कहाँ है, हड़प्पा, हड़प्पा कहाँ है, रावी नदी के तट पर, सिंधु में आपका मोहनजोदाड़ो, है ना। ये सब देखे थे ना हम लोग। उसके बाद असीकमी, चिनाब, असीकमी कहाँ है आपका, चिनाब। और वितास्ता, असीकमी कौन सी नदी का नाम है, चिनाब। और वितास्ता आपका झेलम, ठीक। तो यहां से हम लोग 7 नदियों को देख लिए, सिंधु तथा कुंभा, सतुद्री, विपाशा, परुषणी, असीकमी, वितास्ता। इसको याद करेंगे हम लोग, ठीक है। पारुषणी, शनि, रवि, ऐसा करके मैंने इसको लिंक करके याद किया था, पारुषणी, रवि कपे, विपाशा, व्यास, विपाशा, व्यास, इस तरीके से। देखिए चिल्लाने के लिए कभी कमी नहीं करनी चाहिए, ठीक। चिल्लाने से कभी कमी नहीं करनी चाहिए। तो असीकमी, चिनाब, ठीक। वितास्ता ये तो याद ही होगा क्योंकि हम लोग जनरली पढ़ते आते हैं, जब वो सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य वाले में पढ़ते हैं ना, सिकंदर जब आता है तो वितास्ता किसको बोलते हैं, झेलम नदी। तो ये तो ऑलरेडी उसी के नाम से याद होगा, इसका कोई ट्रिक नहीं। भाई इसका चिल्लाने में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। तो अशिकमी, चिनाब, है ना। शनि रवि, शनि रवि, शनि रवि, विपाशा व्यास, विपाशा व्यास, ठीक। 7 से सतुद्री, 7 से सतजल, ऐसे कर लेना। और सिंधु तथा कुंभा का काबुल, ठीक। इस तरीके से याद कर लेना। आपके कितने 7 नदियां हो गई, ठीक। 7 से सतुद्री, 7 से सतजल, और विपाशा व्यास, और परुषणी, शनि, रवि, अशिकमी, चिल्लाने के लिए कभी कमी नहीं करनी चाहिए, चिनाब, वितास्ता, झेलम। ये तो वही सिकंदर वाले उस चैप्टर पढ़ोगे ना तो याद हो जाएगा, वितास्ता मतलब झेलम करके। अब आर्यों की सर्वाधिक वंदनीय नदी, जिस नदी को हम लोग वंदनीय मानते थे, सिंधु नदी है, ठीक।
किसको मानते थे? सिंधु नदी को। सर्वाधिक पवित्र नदी किसको बोलते थे? और सरस्वती नदी को किसको बोलते थे? सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र नदी बोलते थे। कौन बोलते थे? आर्य। वंदनी नदी बोलेगा तो क्या लेंगे? सिंधु। और अगर आपका पवित्र नदी बोलेगा तो क्या लोगे आप लोग? सरस्वती। ठीक, वंदनीय में सिंधु और पवित्र नदी में सरस्वती। अब देखिए राजनीतिक दशा। राजनीतिक दशा क्या कैसी थी इन लोगों की, मतलब रहन सहन कैसा था, किस क्रम से लेके हेड तक जो उनके प्रमुख होते थे वहां तक कैसे जाया जाता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो इनका जीवन क्या था? कबीलाई, कबीलाई वाला जीवन जीते थे इन लोग, है ना। और कुल और गृह, कुल और गृह क्या है? एक परिवार के लोग एक साथ निवास करते थे। अभी क्या है, एक परिवार के जैसे एक परिवार है, भाई भाई लोगों का शादी हुआ, 3-4 भाई है तो अलग अलग रहने के लिए चले जाते हैं। पर यहाँ कबीलाई वाले जीवन में क्या होता था? कुल गृह किसको बोलते थे? कि सभी परिवार के लोग एक साथ निवास करते थे, उसको क्या बोलते थे? कुल या गृह। अब कुल का मुखिया, कुल का मुखिया कौन होता था? कुलुप। कुल का मुखिया क्या होता था? कुलुप। बहुत सारे लोग एक साथ निवास कर रहे हैं उसको बोल रहे हैं कुल या गृह। और जो कुल का मुखिया उसको क्या बोल रहे हैं? कुलुप बोल रहे हैं। ठीक, मतलब मान लीजिए आपके दादाजी हैं, वो आपके क्या हो गया? मुखिया बन गया, उनको क्या बोलते हैं? कुलुप। ठीक, बहुत सारे कुल मिलकर, अब बहुत सारे कुल मिलकर जो सब लोग एक साथ रह रहे हैं, सब लोग एक साथ लेकर, तो ऐसे बहुत सारे कुल गृह मिलकर क्या बनाते हैं? ग्राम बनाते हैं, है ना। बहुत सारे ग्राम बनाते हैं, जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग घर हैं, सब मिलके एक गांव बन गया, एक शहर बन गया, वैसे ही बोल रहा है इसको। बहुत सारे कुल मिलकर ग्राम बनाते हैं। ग्राम का मुखिया अब क्या होगा? ग्रामणी। ग्राम का मुखिया क्या होगा आपका? ग्रामणी। जैसे हमारे नगर होता है, हमारे क्षेत्र में पार्षद होते हैं, हेड, वैसे ही यहाँ ग्रामों के हेड क्या हो गए? ग्रामीण। ठीक, ग्रामणी। ठीक, उसके बाद ग्राम का मुखिया पंचायत, वैसे ही ग्राम का मुखिया ग्रामणी। ठीक, अनेक ग्राम मिलाकर क्या बनते थे? विश। अब बहुत सारे ग्राम को मिला के क्या बन जाएगा? विश बन जाएगा। ठीक, बहुत सारे ग्राम को मिला के क्या बना देंगे? विश मिला दे, विश बन जाएगा। ये नाम है ना, ये नाम है। जैसे कि बहुत सारे एक साथ परिवार में सब निवास कर रहे हैं, उसको क्या बोल दिए? कुल और गृह। और कुल गृह के हेड को हम लोग क्या बोल दिए? कुलुप बोल दिए। अब बहुत सारे कुल और गृह को मिलाकर क्या बन गया? आपका ग्राम बन गया। और ग्राम के हेड को क्या बोल दिए? ग्रामीण। और बहुत सारे ग्राम को मिला के आपका क्या बन गया है? विश। अब देखिए विश का प्रमुख क्या होगा? विशपति, है ना। बहुत सारे ग्राम को मिला के क्या बन गया? आपका विश बन गया। और विश के हेड क्या हो गए? विशपति। और अनेक विश मिलकर क्या बन जाएंगे? जन। अनेक विश मिलकर क्या बन जाएंगे? जन। और जन का जो प्रमुख होगा, जन का जो प्रमुख होगा क्या कहेगा? राजा। यही क्या होगा? हेड। ठीक, रिविजन कर लेते हैं फटाफट। गृह और कुल किसको बोलेंगे? बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर निवास करेंगे, उसको कुल या गृह बोलेंगे, है ना। और उनके जो हेड होंगे, प्रमुख मुखिया होंगे, उनको क्या बोलेंगे? कुलुप। ठीक, और बहुत सारे कुल मिलकर, बहुत सारे गृह मिलकर क्या बन जाएंगे? आपके ग्राम बन जाएंगे। और ग्राम का हेड क्या हो जाएगा? आपका मुखिया हो जाएगा, है ना। और बहुत सारे ग्राम मिला के आपके क्या बन गए थे? विश। ठीक, और विश का जो प्रमुख था वो क्या था? विशपति। और अनेक विश मिला के आपके क्या बन जाएंगे? जन। और जनों का जो प्रमुख होगा वो क्या होगा? राजा। वही चीज है निवास, है ना। निवास कुल गृह बन जाएगा, इसकी मुखिया कुलुप, ग्राम की मुखिया ग्रामणी, है ना। और बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बन गए? विश। बहुत सारे ग्राम मिलके, बहुत सारे ग्राम मिलके क्या बन गए? विश। विश के हेड को क्या बोलते हैं? विशपति। और उसके बाद विशपतियों को मिला के क्या बन गया? जन। और जन के प्रमुख क्या है? राजा। राजा कबीले का मुखिया, देखिए राजा ही हेड है ना। राजा ही क्या है? हेड। कार्य, प्रजा व पशुओं की सुरक्षा। अब राजा क्या क्या करेंगे? प्रजा व पशुओं की रक्षा करेंगे, है ना। उनके राज्य में जो जो रहते हैं उनका युद्ध में नेतृत्व करेंगे, न्याय करेंगे। तो ये तीनों चीज मेन है। प्रजा व पशुओं की रक्षा करेंगे, न्याय करेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध में नेतृत्व करेंगे। राजा का चुनाव अब कौन करेंगे? अब किनको राजा बनाना है ना। तो जो जन है वो लोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है समिति नामक संस्था करती थी। पर इन समितियों में कौन होते थे? जन। जो लास्ट हम लोग देखे थे ना, विशपति, जन, फिर उस जन के हेड राजा। तो वही जन लोग समिति में रहते हैं, है ना, समिति में रहते हैं। वही क्या करते हैं? राजा का चुनाव करते हैं। अब देखिए सभा करके दिया हुआ है। राजा के सहयोग होती हेतु राजा के सहयोग हेतु चुने हुए सदस्य। सभा होता है एक, सभा में क्या होते हैं? राजा के चुने हुए क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। जैसे राजा महाराजा वाला अगर सीन आप लोग अगर एज्यूम करो, तो राजा जैसे बैठे हुए हैं गद्दी में, और इधर सभा लगी हुई है चेयर में, इधर इधर और पदाधिकारी उनके बैठे हुए हैं, उस तरीके का सभा। ठीक,
सभा मंत्री परिषद के समान। तो वही मैंने जो अज्यूम करने के लिए बोला आप लोगों को, वैसे ही कीजिए। तो वही क्या हो जाएगा आपका, मंत्री परिषद के समान। अब समिति, कबीले के लोग शामिल एवं राजा का चुनाव। कबीले के लोग शामिल एवं राजा का चुनाव। देखिए, कुल, कुल से बन गया आपका, बहुत सारे कुल को मिला के ग्राम, ग्राम के हेड ग्रामीण, है ना। इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते गए थे ना। विश्वपति, विश्वपति से जन। तो यही लोग जो होते हैं वो लोग क्या करते हैं, राजा का चुनाव करते हैं, है ना। समिति, समिति से होता है, समिति नामक संस्था चुनती, तो इन्हीं लोग रहते हैं उसमें, समिति में, कबीले के लोग ही। ठीक, उसके बाद विदत। अब विदत क्या होता है, ये परिषद होती है। ये क्या होती है, परिषद। प्राचीनतम परिषद, आर्यों की प्राचीनतम परिषद को क्या बोलते हैं, विदत। ठीक। अब प्रमुख अधिकारी कौन कौन होते थे इसमें, प्रमुख अधिकारी, तो आपका पहला पुरोहित हो जाएगा, सेनानी हो जाएंगे, ग्रामणी हो जाएंगे, वाज्रपति, ये कौन है, पशु चारक। ठीक, वाज्रपति क्या हो जाएंगे आपके, वाज्रपति चारगाह का अधिकारी, चारगाह का अधिकारी, चारगाह का अधिकारी, वाज्रपति। एक वर्ड में बोलना है तो क्या बोलेंगे, चारगाह का अधिकारी। और एक वर्ड में बोलना होगा तो वाज्रपति, चारगाह का अधिकारी। एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, वाज्रपति चारगाह का अधिकारी होता था, और एक कर संग्राहक होता था। अब इसमें भी एक पॉइंट नोट कर लिएगा आप लोग, कर संग्राहक, है ना। इसमें जो प्रजा है ना, जो जन है, वो राजा को कर कैसे दे रही है, स्वेच्छा से देगी, स्वेच्छा से, अपने अंश का हिस्सा स्वेच्छा से राजा को देगी। ऐसा एकदम जरूरी नहीं है कि देना ही है आपको कर, जैसे अंग्रेज लोग प्रताड़ित करते थे, वैसा बिल्कुल भी नहीं था। ठीक, उसी को क्या बोलते थे, बलि बोलते थे। क्या बोलते थे, बलि। जो स्वेच्छा से अपना अंश देते थे, प्रजा राजा को स्वयं से स्वेच्छा से अंश देते थे, उसको क्या बोलते थे, बलि कहलाता था। अब सामाजिक दशा, अभी हम लोग क्या देखे यहाँ पे, राजनीतिक दशा देखे। अभी क्या देखेंगे हम लोग, सामाजिक दशा देखेंगे। तो राजनीतिक दशा में हम लोग यही देखे कि क्या बोलते हैं, कुल से क्या बन रहा है आपका, बहुत सारे लोग निवास कर रहे हैं, है ना। इन सभी चीजों को हम लोग देखे। अब बहुत सारे कुल से बन रहा है आपका ग्राम, ग्राम के हेड को बोल रहे हैं ग्रामणी, है ना। इस तरीके से पूरा होने के बाद आपका आ गया सामाजिक दशा। राजा के कार्य भी देख लिए, पशुओं की रक्षा करना, अपने जन की रक्षा करना, युद्ध के लिए नेतृत्व करना, है ना, ये सारी चीजें। अब देखिए सामाजिक दशा, पितृसत्तात्मक समाज। अब देखिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता क्या थी, मातृसत्तात्मक थी, है ना, और या फिर पितृसत्तात्मक। तो याद रखिएगा, त्रिवैदिक काल जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें आर्य वाला, तो इसमें क्या है, पितृसत्तात्मक चलेगा। पर उस वाले सिंधु घाटी सभ्यता में मातृसत्तात्मक, धरती माता की पूजा करते थे। ठीक, नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता। यहाँ पे देखिए जो त्रिवैदिक काल, यहाँ पे नारियों को क्या है, पर्याप्त स्वतंत्रता है। कैसे कैसे है, इन सभी चीजों को देखेंगे। यहाँ पे विदुषी, जो जैसे विद्वान होते हैं वैसी विदुषियां, नारियां भी ऋचाओं की रचना की हुई है, वो सबको भी देखेंगे। यज्ञ हवन में भी बैठ रही है साथ में, इन सभी चीजों को देखेंगे। नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, वे यज्ञ में बैठते थे, सभा समिति की कार्यवाही में भी भाग लेती थी। सभा समिति में जैसे चुनना है, राजा किसको चुना है, तो ये भी सम्मिलित होती थी। अब प्रथा क्या, प्रथा, प्रथा में क्या क्या था, नियोग प्रथा, विधवा पुनर्विवाह, बहुपति विवाह, बहुपत्नी विवाह। देखिए नियोग प्रथा क्या होता है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कोई पति पत्नी है, और मान लीजिए जैसे उनकी कोई संतान नहीं है, अगर वो संतान की इच्छा रखते हैं, तो पत्नी है वो अदर, मतलब अन्य पुरुष से क्या कर सकती है, संतान उत्पन्न कर सकती है। तो इसको नियोग प्रथा बोलते हैं। ठीक, और विधवा पुनर्विवाह, विधवाओं का पुनर्विवाह होता था। बहुपति विवाह, एक पत्नियां बहुत सारे पति रख सकती थी। बहुपत्नी विवाह, एक पति बहुत सारे पत्नियां रख सकता था, शादी कर सकता था। तो ये सारी प्रथाएं यहाँ पर क्या थी, विद्यमान थी। ठीक, और नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता थी, यज्ञ में बैठते थे, सभा समिति, राजाओं का चुनाव करने समिति में भी शामिल होती थी। इन सबको हम लोग देख लिए। ठीक, सामाजिक सजा, सामाजिक व्यवस्था में। शिक्षा, स्त्रियों की शिक्षा हेतु प्रबंध था, है ना, मतलब स्त्रियों की शिक्षा भी होती थी। सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। ठीक, सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पूछ देता है सती प्रथा का प्रचलन था क्या, कूट जब बनाएगा तो आप लोग याद रखिए त्रिवैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था। जाति प्रथा प्रचलन नहीं हुआ था, जाति प्रथा का भी यहाँ पे प्रचलन नहीं हुआ था। समाज क्या था, समतावादी। देखिए ये समतावादी समाज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी पढ़े हैं, तो भी वहां पे देखें कि सिंधु घाटी सभ्यता में भी जो समाज था क्या था, समतावादी था।
और उनके औजार क्या थे? सुरक्षात्मक थे, ना कि आक्रामक, सिंधु घाटी सभ्यता के। ठीक, अब देखिए छुआछूत का प्रचलन नहीं था। देखिए त्रिवैदिक काल में सती प्रथा का प्रचलन नहीं था, और क्या बोलते हैं, जाति प्रथा का प्रचलन नहीं था, छुआछूत का प्रचलन नहीं था। ठीक, आर्यों का यहाँ के मूल निवासियों के साथ संघर्ष हुआ। जब आर्य यहाँ पे आए, है ना, आर्य यहाँ पे आए तो उनका क्या हुआ? यहाँ के मूल निवासियों के साथ क्या हुआ? संघर्ष हुआ, जिन्हें वे दास्यु या दास्य कहकर करके पुकारते थे। अब जिनके साथ इनका संघर्ष हुआ उनको क्या कर पुकारते थे? ये दास्य कहकर या दास्यु कहकर पुकारते थे। 9 नंबर का पॉइंट है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त, दसम मंडल, मतलब बहुत सारे मंडल होते हैं, हम लोग मंडल को भी आगे पढ़ेंगे। क्या बोलते हैं, वैदिक सभ्यता का जब जो भी उपनिषद ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे ना, महाभारत रामायण ये सब चीज का भी देखेंगे, तो सोम मंडल आपका जो भी चीज, जितने भी मंडल है सबको हम लोग देखेंगे। तो दसम मंडल में क्या बोल रहे हैं? वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत है कि वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति दसम मंडल में। ठीक, कहाँ पे संकेत मिला है? वर्ण व्यवस्था का पुरुष सूक्त के दसम मंडल में उत्पत्ति का संकेत मिला है, त्रिगवेद से ही। ठीक, वैसे यहाँ पे जाति प्रथा नहीं थी, अभी अभी देखे पिछले वाले स्लाइड में सती प्रथा नहीं थी, है ना, वर्ण 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 वाला भी नहीं था, ये देखिए यहाँ पे प्रचलन नहीं था, है ना, जाति प्रथा प्रचलित नहीं थी, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, छुआछूत का प्रचलन नहीं था। अब ये जो वर्ण वाला बोल रहे हैं, वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति का संकेत कहां से मिल रहा है? आपका पुरुष सूक्त के दशम मंडल में। कहां पे मिल रहा है? पुरुष सूक्त के दशम मंडल में। अब देखिए आर्थिक दशा, राजनीतिक दशा देख लिए, सामाजिक दशा देख लिए, अब आते हैं आर्थिक दशा में। मुख्यतः क्या थे? पशुपालक, है ना, मुख्यतः क्या करते थे? पशुपालन। महत्वपूर्ण पशु क्या था? गाय था। महत्वपूर्ण पशु क्या था? गाय। हम लोग जब सिंधु घाटी सभ्यता पढ़े तो वहां पे गाय का पालन नहीं है ऐसे करके जानकारी मिलती है, पर गाय के अवशेष मिले हुए हैं ठीक सिंधु घाटी सभ्यता में। वैसे ही घोड़े से अपरिचित थे करके बोले गए, पर क्या है, सुतकोटदा में घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। और आपका क्या बोलते हैं, राखीगढ़ी हरिकोटा, राखीगढ़ी हरियाणा से आपका क्या मिला था? टेराकोटा की मूर्ति घोड़े की, है ना, भले घोड़े से अपरिचित थे पर लिंक हुआ था। उसके बाद देखिए कृषि, गौण पेशा था उनका, कृषि करना। ठीक, मुख्य उपज क्या था उनका? जौ था। ठीक, और वैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता वाले भी क्या क्या उगाते थे? जौ और गेहूं उगाते थे, चावल नहीं उगाते थे। पर चावल का भी अवशेष मिला है, कहां से मिला है? रंगपुर सौराष्ट्र आपका और लोथल से मिला है ना, रंगपुर और लोथल गुजरात से मिला है। ठीक, और सर्वप्रथम कपास की खेती करने वाले लोग कौन थे? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही थे, इसलिए यूनानी लोग कपास को क्या बोलते थे? सिंडोन। ठीक, धान्य, धान्य को यव शब्द का प्रयोग अनाज हेतु, ठीक, यव शब्द का प्रयोग क्या करते थे? अनाज के लिए करते थे। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। ऋग्वेद में एक ही अनाज यव अथवा जौ का उल्लेख है। ऋग्वेद जो है इसमें एक ही अनाज, कौन सा अनाज? सिर्फ यव और जौ का बस उल्लेख है। ठीक, संभवतः यह शब्द अन्न का पर्यायवाची है। ये जो वर्ड है यव, वो अन्न का क्या है? पर्यायवाची है। लोहे का ज्ञान नहीं था। देखिए ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? सिंधु घाटी सभ्यता में भी लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था, पर वहां पे वो लोग चांदी का आयात करते थे, अफगानिस्तान से मंगाते थे ना, लाजवर्ड मणि मंगाते थे, है ना, और टीन मंगाते थे। ठीक, टीन, चांदी, मणि ये सब मंगाते थे अफगानिस्तान से। लोहे का ज्ञान उनको भी नहीं था, और आर्य वाले ये ऋग्वेद में भी लोहे का ज्ञान नहीं था। वस्तु विनिमय का प्रचलन था, वस्तु लेन देन करने का प्रचलन था, विनिमय करने का प्रचलन था। ठीक, वस्तु को विनिमय करने का प्रचलन था। निष्क, अब निष्क क्या है? एक प्रकार का ऐसा धातु बोल सकते हैं, है ना, निष्क। स्वर्ण आभूषण था। ठीक, पहले क्या था? निष्क एक स्वर्ण आभूषण था, इसको विनिमय हेतु प्रयुक्त करते थे। विनिमय हेतु क्या करते थे? प्रयुक्त करते थे। बाद में सिक्के के लिए हुआ, निष्क की सिक्के, निष्क के सिक्के मिले हुए हैं, है ना। और तौल की इकाई क्या थी? मना। क्या थी? तौल की इकाई मना थी। ठीक, तौल की इकाई क्या थी? मना। और हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता जब देखे थे तो वहां पे भी तौल प्रणाली थी। क्या लेते थे? 16 के अपवर्तक, क्या लेते थे? 1 2 4 8 16 32, है ना, तौल प्रणाली की इकाई। यहाँ पे मना तौल की इकाई थी। ठीक, निष्क क्या है? स्वर्ण आभूषण था, विनिमय हेतु प्रयुक्त करते थे, फिर बाद में सिक्के के रूप में ले लिए, और यहाँ भी मना जो है तौल की इकाई है। अब धार्मिक दशा में आते हैं। देखिए
सिंधु घाटी सभ्यता जब पढ़ रहे थे तो हम लोग देखिए मात्र सस्तात्मक थे, है ना, मातृ देवी की पूजा करते थे, उनके सिक्कों में पीपल का वृक्ष, है ना, ये पशु पक्षियां, पशुपति जी की मुहरें कहाँ मोहनजोदाड़ो से मिली हुई थी, है ना, देवी देवता को मतलब मानते थे वो लोग, और वहां पे पशुपति और मातृ देवी, है ना, यही सब मिले हुए थे, स्पेसिफिक देवता का नाम नहीं था, है ना, पर सिक्के में पशुपति नाथ, है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रुद्र शिव की उपमा दिए थे, किन्होंने दिए थे, जॉन मार्शल जी, है ना, आद्य शिव से इसको लिंक किए थे वो। अब देखिए यहाँ पे स्पेसिफिक देवताओं का नाम दिया हुआ है, ठीक, तो इनके प्रमुख जो देवता है, सबसे महत्वपूर्ण देवता कौन थे, इंद्र देवता, वर्षा के देवता है ये इंद्र देवता, और सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अब दूसरा जैसे बोल रहा है, दूसरा स्थान अग्निदेव, दूसरा स्थान किनका था, अग्निदेव, फर्स्ट वर्षा के देव हो गए इंद्रदेव, महत्वपूर्ण देवता थे, यही इनके इष्ट थे, फिर दूसरा था अग्निदेव, तीसरा स्थान जल निधि के देवता वरुण, जल निधि के देवता वरुण, जल के देवता वरुण है ना, तो तीसरा स्थान किसका था, जल निधि के देवता वरुण का। उसके बाद वनस्पतियों के देवता कौन है, सोम, वनस्पतियों के देवता कौन है, सोम, तूफानों का देवता कौन है, मारुत, ठीक, तूफानों के देवता कौन है, मारुत, ठीक। धार्मिक दशा में क्या देख लिए, इनके जो इष्ट है कौन है, इंद्रदेव है, ठीक, वर्षा के देवता है इंद्रदेव, फिर उसके बाद कौन है, अग्निदेव है दूसरे में, तीसरे में कौन है, वरुण देव, जल निधि के देवता तीसरे में, फिर उसके बाद वनस्पति के देवता कौन है इनके, सोम, और जो तूफानों के देवता है वो कौन है, मारुत। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से मिलता है करके भी क्वेश्चन बनता है, तो त्रिगवेद से मिलता है, कहां से मिलता है, त्रिगवेद से मिलता है, जो सवित्र की स्तुति में समर्पित है, सवित्र की स्तुति में समर्पित है, ठीक, सवित्र की स्तुति में समर्पित है। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां से मिलता है, बोले त्रिगवेद से मिलता है। ये वाला पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर एक ध्यान में रखिएगा, ठीक, सवित्र की स्तुति में समर्पित है। अन्य तथ्य क्या क्या है, आर्यों के राजा, अब आर्य होते थे, उनके राजा का नाम क्या था, दिवोदास था, आर्यों के राजा का नाम दिवोदास। एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ से क्या बन रहा है उसको देखिए, आर्यों के जो राजा दिवोदास थे, है ना, उनका दस्युराज सांबर को परास्त किए थे, ये दिवोदास जो थे वो दस्युराज सांबर को क्या किए थे, सांबर को परास्त किए थे। और उसके बाद दूसरा क्या है, दशराग, अब दशराग क्या होता है, 10 राजा, दशराग क्या होते हैं, 10 राजा, तो ये 10 राजा का ना युद्ध हुआ था, 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, किसके साथ, सुदस के साथ, किसके साथ हुआ था, सुदस के साथ। और मुद्दे की बात यह है कि ये 10 राजा, ये 10 के 10 राजा हार गए, किनसे, सुदस से, किनसे हार गए, सुदस से। और कौन से नदी के तट पर हुए हैं, तो ये रावी नदी के तट पर हुए हैं। हड़प्पा भी कहाँ, कौन सी नदी के तट पर थी, हड़प्पा रावी नदी के तट पर। और परुषणी, जो क्या शनि रवि शनि रावी करके याद किए थे ना, इस नदी का नाम हम लोग, प्राचीनतम नाम और वर्तमान नाम, ठीक। ये दशराग क्या थे, 10 राजाएं थे, इनका किसके साथ हुआ था युद्ध, सुदस के साथ हुआ था, सुदास के साथ, पर ये 10 के 10 राजा हार गए थे, ठीक। कौन से नदी के पास हुआ था, परुषणी रावी नदी के तट पर, ठीक। और आर्यों के राजा कौन थे, दिवोदास, ये इन्होंने किसको परास्त किया था, दस्युराज संबर को, ठीक। अब देखिए वही युद्ध में 10 राजाओं को परास्त कर दिया था, है ना। उसके बाद बेंगाज कुई एशिया माइनर, ठीक। बेंगाज कुई एशिया माइनर क्या है, एक शिलालेख में इंद्र वरुण मित्र कौन कौन, देखिए पहला इंद्र, दूसरा वरुण, तीसरा मित्र एवं नासत्य, चौथा नासत्य, वैदिक देवी देवताओं का नाम उल्लेख है। जो बेंगाज कुई एशिया माइनर है ना, एक शिलालेख, इसमें क्या है, इंद्र देवता, वरुण देवता, मित्र, और एक नासत्य, थोड़ा नाम को इसको रट लीजिएगा, नासत्य, सत्य बोलते हैं ना, ऐसी नासत्य, वैदिक देवी देवताओं का नाम का उल्लेख है, ठीक। बेंगाज कुई, ठीक, एशिया माइनर। उसके बाद चौथा पॉइंट है, वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी। एक बलि क्या देखे थे हम लोग, एक अभी बलि थोड़ी देर पहले वर्ड देखे थे, किसमें देखे थे, अर्थव्यवस्था में देखे थे ना, कि राजा को जो प्रजा है वो अपने अंश का हिस्सा दे रही है राजा को अपने स्व इच्छा से, उसको क्या बोलते थे, बलि बोलते थे। और ये दूसरा बलि है ना, इसमें क्या है, वैदिक काल में जनता बलि एवं कर्म कांड में विश्वास करती थी, किसमें विश्वास करती थी, बलि एवं कर्म कांड में। वही सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जादू टोनों में विश्वास रखते थे, है ना, जादू टोने कर्म
कांड। और यहाँ पे बलि एवं कर्मकांड में विश्वास करते थे। उसमें जादू टोनों में विश्वास था, यहाँ पे बलि कर्मकांड। त्रिवैदिक संस्कृति, त्रिवैदिक जो संस्कृति उसका केंद्रीकरण कहाँ था? पंजाब व दिल्ली में था। कहाँ था इसका केंद्रीकरण आपका? पंजाब व दिल्ली में था। त्रिवैदिक संस्कृति कहाँ था आपका? पंजाब व दिल्ली क्षेत्र में केंद्रित था। उसके बाद छठवा क्या है? विदुषी स्त्रियां, विदुषी स्त्रियां। इसको हम लोग चर्चा किए थे कि यहाँ पे स्त्रियों को भी क्या करवाते थे? शिक्षा देते थे। तो ये जो विदुषी स्त्रियां होती हैं, जैसे विद्वान होते हैं वैसे ही उसका अपोजिट होता है विदुषी। तो इन्होंने विदुषी स्त्री के नाम है लोपामुद्रा, और एक क्या था? विश्ववरा, और एक शिक्ता, और एक निवावरी, और एक घोषा। इन्होंने क्या किए थे? ऋचाओं की रचना की थी। किसकी? ऋचाओं की रचना की थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग याद रखिएगा। लोपामुद्रा, विश्ववरा, शिक्ता, निवावरी और घोषा, ये क्या किए थे? ऋचाओं की रचना किए थे। ठीक, विदुषी इस तरह थी, मतलब शिक्षा का प्रसार था। यहाँ पे देखे ना हम लोग कि महिलाओं को स्वतंत्रता थी, वो सभा समिति में भी बैठ सकती थी, है ना, राजा का चुनाव कर सकती थी। समिति के ही लोग तो चुनाव करते थे ना राजा का। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए, सर्वाधिक वर्णित नदी है, सर्वाधिक वर्णित नदी और सबसे वंदनीय नदी भी क्या थी? सिंधु थी, है ना सर। स्टार्टिंग में ही देखिए हम लोग, सर्वाधिक वंदनीय नदी सिंधु और सर्वाधिक पवित्र नदी क्या थी? सरस्वती नदी। तो ये सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु है। आरंभिक वैदिक साहित्य में कुल वंश तथा गोत्र, कुल वंश तथा गोत्र का संबंध परिवार से है। इसको इसको आज की दृष्टि से भी हम लोग रिलेट कर सकते हैं। कौन से कुल का है, वंश का है, गोत्र क्या है ना, ये सब क्या है? परिवार से रिलेटेड है। अब देखिए, नदिया का वही प्राचीन नाम, वर्तमान नाम क्या है? वितास्ता, झेलम नदी। ठीक, ये जब सिकंदर वाला जब पार्ट पढ़ेंगे, है ना, तो उसमें वितास्ता नदी के पास युद्ध होता है उसका राजा के साथ। तो इसको हम लोग देख लेंगे जब मौर्य वंश जब पढ़ेंगे तब। ठीक, वितास्ता, झेलम, अशिकमी, अशिकमी चिल्लाने के लिए कभी कमी नहीं करनी चाहिए। चिनाब, अशिकमी। ठीक, ऐसा याद किए थे। शनि रावि, शनि रावि करके याद किए थे। वासे व्यास, वासे विपाशा। ठीक, वासे व्यास, वासे विपाशा। सतुद्री, सतजल। सतुद्री का पुराना नाम, नया नाम क्या है? सतलज। ठीक, लिंक हो जाएगा जब आप लोग मतलब कि ऑप्शन देंगे ना तो भी बना लोगे। कुंभा का क्या था? काबुल। कुंभा का क्या था? काबुल। उसके बाद गोमती, गोमती का क्या था? गोमल। गोमती का क्या था? गोमल। ठीक, गोमती का क्या था? गोमल। और सिंध नदी को भी क्या बोला गया वर्तमान में? काबुल। ठीक, शुरू में देखे थे ना सिंध, कुंभा करके, गोमती, गोमल। गोमती को क्या बोल रहे हैं अभी? गोमल बोल रहे हैं। ठीक, वितास्ता का हम लोग देखेंगे झेलम, जब हम लोग चंद्रगुप्त मौर्य वाला पाठ पढ़ेंगे। सिकंदर जब इसी नदी के किनारे राजा से उसका युद्ध होता है ना। अशिकमी, चिल्लाने में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। चिनाब, अशिकमी, है ना। वासे वितास्ता, वासे व्यास, है ना। सतुद्री, सतलज, ये तो उसी से लिंक करके हो जाएंगे। और कुंभा, काबुल, गोमती, गोमल, है ना, ये सारे लिंक करके। परुषणी, रावी। ठीक, तो ये आप लोगों का आज क्या हो गया? त्रिवैदिक काल क्या हो गया? कंप्लीट हो गया पूरा। कल हम लोग क्या देख लेंगे इसके आगे के लेक्चर में? आपका उत्तर वैदिक काल को देख लेंगे। ठीक, त्रिवैदिक काल को आज देख लिए हैं और उत्तर वैदिक काल को देखेंगे। इसमें क्या पढ़े हम लोग? आर्य के बारे में पढ़े। आर्य लोग एक साथ निवास करते थे, उसको क्या बोलते थे? कुल। और कुल कैसे बनता था? मतलब जो निवास करें बहुत सारे लोगों से मिलकर कुल बनता था। कुल का मुख्य होता था कुलुप, और बहुत सारे कुल से क्या बन जाता था आपका? ग्राम। और ग्राम का हेड क्या कहलाता था? ग्रामीण, है ना। और बहुत सारे आपके जो ग्रामीण है ना, उनसे क्या बनता था आपका? विष, है ना। और विष के हेड को क्या बोलते थे? विषपति। और विषपति क्या कहला विषपति के द्वारा क्या बनते थे? आपके जन। और यही जन क्या करते थे? राजा का चुनाव करते थे, है ना। समिति के द्वारा होता था चुनाव। ठीक, समिति के द्वारा होता था चुनाव। और राजा सभा, उसके बाद हम लोग सभा को देखे थे। तो सभा में चुने हुए लोग होते थे, है ना, राजा के सहयोग के लिए। राजा के सहयोग के लिए क्या होते थे? लोग होते थे सभा में। राजा के सहयोग के लिए सभा में लोग होते थे, राजा की सहायता करने के लिए। ये भी देखिए हम लोग। और राजा का मेन कार्य क्या होता था? पशुओं की रक्षा करना, अपनी प्रजा की रक्षा करना, युद्ध का नेतृत्व करना, है ना, ये सब होता था। और प्रजा जो है राजा को स्वेच्छा से अंशदान करती थी, उसको क्या बोलते थे? बलि, है ना। वो सब भी देखे हम लोग। अब इसमें हम लोग शिक्षा का स्तर देखे थे। महिलाओं को भी शिक्षा का प्रबंध किया गया था, है ना। ऋचाओं की रचना किए थे, है ना। विदुषी महिलाएं, कौन कौन थी विदुषी महिलाएं? एक दो का नाम बताइए। लोपामुद्रा, है ना।
तो इस तरीके से 1, 2, 3 बार उस नाम को रट लीजिएगा, थोड़ा हार्ड नाम है पर हो जाएगा याद, ठीक? लोपामुद्रा, लोपामुद्रा का ही अक्सर पूछा गया है, ठीक? विदुषी विदुषी स्त्री थी। और इसमें बहुत अच्छी-अच्छी बातें ये थी, ऋग्वैदिक काल में कि सती प्रथा प्रचलित नहीं था, है ना? जाति प्रथा प्रचलित नहीं था, छुआ-छूत नहीं था, कितनी अच्छी बात है। यहाँ पे जाति प्रथा नहीं था, छुआ-छूत नहीं था, सती प्रथा प्रचलित नहीं था। अब विवाह में फिर, विवाह में क्या था? बहुपत्नी विवाह था, एक आदमी कितनी भी पत्नियों मतलब कितनी भी से शादी कर सकता है, कितनी भी स्त्रियों से अपनी पत्नी बना सकता है, वैसे ही स्त्रियाँ भी कितने भी पतियों से शादी कर सकते थे। नियोग प्रथा था, नियोग प्रथा में वही है, अगर संतान की इच्छा है आपको, है ना? संतान की इच्छा है, तो अन्य पुरुष से महिलाएँ संतान की इच्छा रख सकती है। ये सब चीज़ देखने हम लोग पढ़े, ठीक? उसके बाद हम लोग सामाजिक दशा को भी देखे, समतावादी था, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में भी समतावादी था, वैसे ही इसमें भी समतावादी था, है ना? और उसके बाद राजनीतिक दशाएँ में वही राजा के लिए सभा थे, है ना? परिषद था जिसका नाम क्या था? विशद। हम लोग देखे थे ना परिषद का नाम विदत, ये देखिए, विदत। परिषद होती थी, आर्यों की प्राचीनतम परिषद होती थी विदत, और प्रमुख अधिकारी कौन-कौन होते थे? पुरोहित होता था, सेनानी होता था, ग्रामणी होता था, वज्रपति, वज्रपति कौन होता था? चरगाह का अधिकारी, ठीक? और कर संग्राहक, है ना? ये बलि वाला तो देख ही लिए हम लोग। और यहाँ पे क्या था, मतलब धार्मिक उसमें क्या फैला हुआ था इसमें, मतलब कर्मकांड था और बलि, है ना? कर्मकांड और बलि। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता में जादू टोना पर विश्वास करते थे, ताबीज पहनते थे वो लोग। और यहाँ पे जो प्रमुख देवी-देवता भी हम लोग देखे, उसमें देखे थे पशुपति, मातृ देवी और पेड़-पौधों की और पशुओं की क्या करते थे? पूजा करते थे सिंधु घाटी सभ्यता में। पर इस वाले में ऋग्वैदिक काल में सबसे इष्ट किनको माने? वर्षा के देवता इंद्र को, फिर अग्निदेव को दूसरे में, और तीसरे में फिर उसके बाद वरुण देव, जलनिधि के देवता, है ना? इन सबको हम लोग देखे। सोमदेव, और आपके तूफानों के देवता, वनस्पति के देवता सोम हो गए, और आपके क्या बोलते हैं, तूफानों के देवता कौन? मारुत। इनको क्या करते थे ये लोग? मानते थे। और सबसे स्टार्टिंग में हम लोग देख लिए थे कि क्या बोलते हैं, जो आर्य हैं, वो लोग वो लोग कहाँ से आए करके विवादास्पद है, तो सब लोग अपना-अपना मत दिए थे। तो उसमें भी हम लोग 4 मत देखे थे, है ना? 4 मत क्या-क्या देखे थे? यूरोप का सिद्धांत देखे थे, है ना? विलियम जोन्स, है ना? यूरोप का सिद्धांत देखे थे। यूरोपीय और संस्कृत भाषा के आधार पर था वो। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक जी का देखे थे, ध्रुवीय उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत। कैसे लिंक किए थे? ऊपर में बाल है, इसी को उत्तर दिशा माने, पैर को दक्षिण दिशा, है ना? उत्तरी ध्रुव का सिद्धांत, बाल गंगाधर तिलक, ठीक? उसके बाद क्या देखे थे? एक मैक्स मूलर, मध्य एशिया का सिद्धांत कौन दिया था? मैक्स मूलर। और उसके बाद तिब्बत का सिद्धांत कौन किए थे? दयानंद सरस्वती। ठीक? ये चारों ने अपना मत रखा है कि आर्य कहाँ से आया करके विवादास्पद है उस पे। और आर्य शब्द का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, है ना? तो इस तरीके